गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास विद टीचर शरद गुप्ता। तो आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस का स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या एंगल होता है। राइट बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ टर्म्स हैं बच्चों जो हमको सबसे पहले क्लियर कर लेना चाहिए और उसके बाद में हम इन एसएन रिएक्शंस को एक बार स्टीरियोकेमिस्ट्री के एंगल से भी हम देखेंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन टर्म्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं दैट इज प्लेन लाइट। प्लेन लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, ये जो सनलाइट हमारे पास में आती है उसकी बात। और जो ऑर्डिनरी लाइट आती है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। राइट, अगर हम इसको एक इजी डायग्राम बनाना चाहें बच्चों, तो जैसे फुटबॉल होती है उसी तरीके से इसके ऑल 360 डिग्री में इसके जो कंपोनेंट होते हैं वाइब्रेशन के वो होते हैं, और इसको हम लोग जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। राइट, एक को हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं और एक को हम मैग्नेटिक कंपोनेंट कहते हैं। जो प्लेन लाइट होती है वो बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह 360 डिग्री डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशंस होते हैं। राइट, दूसरा आता है बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। राइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑप्टिकल केमिस्ट्री के लिए, राइट, स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए। और तो मानिए कि हमने इस प्लेन लाइट को, जिसके कंपोनेंट जो है वो सभी एंगल्स में है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है, उसको हमने एक स्पेशल डिवाइस है, इसका नाम हम कहते हैं निकॉल प्रिज्म, इसमें से पास किया। राइट, तो बच्चों इसमें पास करने से क्या होता है कि जो भी आपकी प्लेन लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, उसका एक कंपोनेंट जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और एक ही कंपोनेंट जो है वो बचता है। वो कोई सा भी कंपोनेंट हो सकता है कि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें स्टॉप हो जाए, हो सकता है वर्टिकल कंपोनेंट स्टॉप हो जाए, लेकिन दोनों में से केवल एक ही कंपोनेंट बचता है। अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो हमको ये एरोज ऐसे दिखेंगे, और अगर हम इन एरोज की टॉप पे चले जाएं बच्चों तो हमको ये इस तरीके से डॉट की शक्ल में दिखाई देते हैं, और इसको हम कहते हैं PPL, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। राइट, निकॉल प्रिज्म चूंकि ये एक कंपोनेंट इसका कम कर रहा है बच्चों, तो इसका हम एक और नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं पोलराइजर। राइट, आजकल तो काफी सारे और इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिससे हम पोलराइजर का काम लेते हैं बच्चों, तो इन दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करके हमको प्लेन पोलराइज लाइट देता है। राइट बच्चों, नेक्स्ट इसके अंदर बात आती है बच्चों काइरल कार्बन। राइट, काइरल कार्बन से को अगर हमें समझना है बच्चों, तो आप उसको ये समझिए कि एक ऐसा कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसीज पे चार अलग अलग ग्रुप लगे। मैं फिलहाल तो इनको A B C D इस तरीके का नाम दे देता हूँ। आप चाहे तो इसको हाइड्रोजन, क्लोरीन, मिथाइल, इथाइल कुछ भी हो, बट एक जैसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम उसको कार्बन को आइडेंटिफाई करते हैं। कार्बन विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड टू इट। राइट, इस कार्बन को बच्चों हम कायरल कार्बन कहते हैं। इस कायरल कार्बन का बच्चों सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या होता है कि इस कार्बन का जो मिरर इमेज होता है, राइट, जो मिरर इमेज होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। यानी कि अगर हम इसको एक तरफ बनाए बच्चों, बीच में हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा जो है एक मिरर है, जो है नहीं, लेकिन हम एक जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास एक दूसरा भी मॉलिक्यूल है जो इसकी मिरर इमेज की तरह दिखाई देता है। तो ये जो मिरर है बच्चों ये कहीं नहीं है, हम केवल इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल की जो दो फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसी लग रही है या नहीं लग रही है। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है बच्चों वो कुछ इस तरीके से है, ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे हमारा करेक्ट कर लेते हैं इसको, जो बी है वो इस तरीके से है, सी है, और ये आपका जो है वो ए है। राइट, अब आप मानिए कि इस मॉलिक्यूल को उठा के बच्चों हमने दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर रखना चाहा, और इस तरीके से रखेंगे जैसे एक हमारा हाथ है बच्चों और हम दूसरा हाथ इसके ऊपर रख रहे हैं। तो आप ये देखिए क्या मेरा राइट हैंड मेरे लेफ्ट हैंड के बिल्कुल ठीक ऊपर आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो हम इसको बोलेंगे सुपर इम्पोजिबल, और अगर नहीं आया है तो हम इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। और बच्चों इसमें एक कंडीशन और लगा दी जाती है, वो ये कि अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट भी कर दें तब भी ये पहले वाले मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। अगर ये ग्रुप सारे के सारे डिफरेंट हैं जो कार्बन के ऊपर लगे हैं बच्चों, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम नॉन सुपर इम्पोजिबल इम्पोजिबल मिरर इमेज कहते हैं। और ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं बच्चों ये इनैंशियोमर
या ऑप्टिकल आइसोमर आइसोमर कहलाते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों, ये अभी एक लेटेस्ट चीज है आपका, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। सबसे पहले तो वी हैव टू फाइंड ए कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का डेफिनेशन क्या है? ए कार्बन विच हैज ए 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड टू इट। इस कार्बन के ऊपर हम चेक करके कि भाई ये चारों ग्रुप जो लगे हैं इस पे, ये चारों जो है वो अलग अलग है, तब हम इसको कायरल कार्बन कहते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं तो इस मॉलिक्यूल के बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। उन फॉर्म्स को अगर हम एक दूसरे के सामने रखें तो हमें ऐसा लगता है कि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म की मिरर इमेज है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था ये मिरर कहीं नहीं है बच्चों, लेकिन फिर यहाँ क्यों ड्रॉ किया हमने? केवल ये बताने के लिए कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दूसरे की मिरर इमेज है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एक हाथ को अगर मिरर के सामने रख दिया बच्चों, तो हमारा जो मिरर का जो हाथ होगा, जो हमारी इमेज हाथ होगा, वो पहले वाले हाथ के ऊपर आएगा या नहीं आएगा, हमको ये चेक करना होता है। तो वहां तो हाथ का मिरर इमेज दिख रहा है, बट ये दोनों मॉलिक्यूल बच्चों एक ही मॉलिक्यूल की दो फॉर्म है, जो कि ऐसा दिखाई देती है कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज जैसी लग रही है। अगर मिरर इमेज में कायरल कार्बन है बच्चों, तो ये बिल्कुल भी एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज नहीं होगा। जैसे आपका लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड लगाएंगे तो ये अंगूठा जो है बच्चों, ये बिल्कुल अकेला रह जाता है, इसके नीचे दूसरा अंगूठा नहीं आता है। अगर और इसको बच्चों हम सिंपल फॉर्म में देखें, तो जैसे हमारे पास लेटर पी है, राइट, अगर हम इसकी मिरर इमेज देखें बच्चों तो दूसरा लेटर पी आएगा, उसको अगर हम यहाँ पे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, यानी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। लेकिन यही बात अगर हम लेटर ओ के साथ करेंगे, राइट, और इसका हम मिरर इमेज देखेंगे बच्चों, तो ये लेटर ओ जो है ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। यानी दोनों जो फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है, तो इसलिए हम इसको सुपर इम्पोजेबल कहते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कायरल कार्बन है, ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा अपनी मिरर इमेज फॉर्म के नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेगा, और ऐसा मॉलिक्यूल की जो दोनों फॉर्म्स हैं बच्चों, उसको हम इनैंशियोमर या ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। राइट, तो ऑप्टिकल आइसोमर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमर को आइडेंटिफाई करने का हमारे पास में तो सबसे आसान तरीका है कि इट हैज ए कार्बन व्हिच इज कायरल। और कायरल कार्बन क्या है? कार्बन को जिसके चारों ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग ग्रुप से लगे होते हैं, उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। राइट, मैं कुछ आपको मॉलिक्यूल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे मेरे पास में ब्यूटेन टू ऑल है, राइट, इसका मैंने बच्चों स्ट्रक्चर बताया CH3 CH OH CH2 CH3। राइट, अब मुझे अगर इसमें समझना है कि ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो मुझे इसमें कायरल कार्बन ढूंढना होगा। पहला कार्बन जिसमें 3 हाइड्रोजन लगे बच्चों, ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि तीनों एक जैसे ग्रुप। दूसरा कार्बन, इसमें कौन कौन से 4 ग्रुप लगे? एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, एक OH ग्रुप लगा है, और एक इथाइल ग्रुप लगा है। यानी कि ये मॉलिक्यूल में 1 2 3 और 4 चारों अलग अलग डिफरेंट ग्रुप हैं। तो इस कार्बन के ऊपर मैं स्टार लगा सकता हूं और मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन का मतलब हो गया इट विल हैव 2 और मोर देन 2 फॉर्म्स, दो या दो से ज्यादा इसकी फॉर्म्स होंगी। जैसे हमने आइसोमर पढ़ा था ना पहले क्लास में कि सेम फॉर्मूला था, बट उसके स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते थे। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी सेम है, क्या चीज डिफरेंस है? केवल स्पेस में उसका ओरिएंटेशन अलग होता है। तो अगर कायरल कार्बन है तो इस मॉलिक्यूल की दो या दो से ज्यादा फॉर्म होंगी, विच मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। यानी वो जो दोनों फॉर्म है, अगर हम दोनों को एक दूसरे के सामने रखेंगे तो वो एक के ऊपर एक नॉन सुपर इम्पोसिबल फॉर्म की तरह आएंगे, और उन दोनों फॉर्म्स को हम इनैंशियोमर कहते हैं। राइट, अगर बच्चों मैं इसी मॉलिक्यूल में एक कार्बन बढ़ा दूं, इसको मैं कर दूं पेंटेन 3 और, राइट, इसको कैसे बनाएंगे? CH3 CH2 CH OH एंड CH2 CH3। राइट बच्चों, अब इसमें हमें देखना है कि कायरल कार्बन है या नहीं है। पहला कार्बन नहीं है बच्चों, ये नहीं है क्यों? क्योंकि इसके 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। दूसरा भी नहीं है, और चौथा भी नहीं है, और पांचवा भी नहीं। राइट, अब ये जो बीच वाला कार्बन है इसको देखना है कि कायरल है या नहीं। इसके कौन कौन से ग्रुप हैं? एक हाइड्रोजन है तो भाई मान लिया, एक OH है, ये भी अलग हो गया। तीसरा ग्रुप बच्चों पूरा पूरा इथाइल ग्रुप है, और चौथा ग्रुप भी पूरा पूरा इथाइल ग्रुप है। यानी अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप तो ये एक जैसा है, तो ये कार्बन कायरल नहीं है, नॉट ए कायरल कार्बन। राइट, और उसकी वजह से हम बोलेंगे दिस मॉलिक्यूल विल नॉट शो
any mirror image which are non superimposable, which are non superimposable। यानी मिरर इमेज फॉर्म होना बड़ी बात नहीं है बच्चों, तो हो सकता है, लेकिन ये मिरर इमेज फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है, वो हमें कायरल कार्बन से ही डिसाइड होता है। राइट, अब आते हैं बच्चों के कायरल कार्बन होने से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। राइट, थोड़ा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात है। सपोज करिए बच्चों कि हमारे पास में एक बीकर है, उस बीकर में हमने जो कंपाउंड हमें टेस्ट करना है, मानिए कंपाउंड एक्स है जिसके अंदर कायरल कार्बन है एज ए कायरल कार्बन इन इट, वो हमने इसमें डिसॉल्व कर दिया तो एक्स का सोल्यूशन बन गया। राइट, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल हमने इसके अंदर पास किया। राइट, तो ये कायरल कार्बन की वजह से ये जो एक्स कंपाउंड है ये क्या करने वाला है, तो जो पीपीएल है उसको इस तरीके से निकल के आना था जैसे अंदर गई है, लेकिन क्या होगा बच्चों, ये कंपाउंड जो है इस प्लेन पोलराइज लाइट का जो एंगल है, जो प्लेन है, वो टिल्ट कर देगा। राइट, और वो टिल्ट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकता है। तो उसकी वजह से हम इस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड जो है ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है। राइट, अगर ये कंपाउंड है, सपोज करो हमारे पास दूसरा कंपाउंड वाई है विच हैज नो कायरल कार्बन, तो क्या होगा बच्चों, वाई के लिए अगर हम एक सोल्यूशन बनाएंगे, राइट, दिस इज द वाई सोल्यूशन, और इसके अंदर हमने प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो पास की, तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है तो ये ऐसे के ऐसे ही निकल आएगी, इसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगा। तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे नॉट ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। राइट, तो इसको हम कहते हैं नॉन ओएसी, और जो पहला वाला था जिसने प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट घुमा दिया उसको हम ओएसी कहते हैं, यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो कहते हैं। राइट बच्चों, अब अगर कोई एक्स जैसा कंपाउंड है, राइट बच्चों, तो एक्स कंपाउंड के कई सारे बिहेवियर हो सकते हैं। क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं, टर्न्स पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट, दूसरा हो सकता है टर्न्स पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और तीसरा हो सकता है कि ये कंपाउंड जो है शोज नो रोटेशन ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा बच्चों, कोई भी रोटेशन ना शो करे। राइट, तो एक बार हम ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन है उसका बिहेवियर देख लेते हैं। तो मैं एक बार फिर बच्चों आपको रिपीट करता हूं, कंपाउंड एक्स हैज वन और मोर कायरल कार्बन। राइट, तो इसकी जो फॉर्म्स हैं वो क्या शो कर सकती है, मानिए हमारे पास इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर है जिसका नाम हम फॉर्म 1 रख देते हैं बच्चों, इसको हमने एक बीकर में डिसॉल्व किया, इसमें हमने पीपीएल को पास किया, और पीपीएल जो है बच्चों ऐसे करके जो है निकलना चाहिए थी, लेकिन ये रोटेट हो गई। राइट, और ये रोटेट किस डायरेक्शन में हो गई, ये रोटेट हो गई आपकी घड़ी की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम इस कंपाउंड एक्स की इस फॉर्म को एक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म कहते हैं, एक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म कहते हैं, और इसको हम शॉर्ट में डी फॉर्म ही कहते हैं। राइट, ये हो गई डी फॉर्म। दूसरा बच्चों, इसी कंपाउंड एक्स का हो सकता है कि कोई दूसरी फॉर्म 2 है। राइट, यानी है स्ट्रक्चर वही है लेकिन थोड़ा सा उसके ग्रुप्स के अरेंजमेंट में फर्क है। तो हमने जब इसमें प्लेन पोलराइज लाइट पास करी तो निकल के तो इसको ऐसे आना चाहिए था नॉर्मली, लेकिन इसने जो है रोटेशन अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो कर दिया। राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करने से क्या हुआ, तो हमें पता लग गया कि ये कंपाउंड जो है वो पीपीएल को रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसका एंगल जो है वो चेंज कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को बच्चों हम कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड, लीवो रोटेटरी कंपाउंड, और जिसको हम एल फॉर्म ही कहते हैं। राइट, तीसरा बच्चों हमारे पास केस है कि यही कंपाउंड एक्स जिसकी फॉर्म 1 है और फॉर्म 2 है। राइट, अब तो हमें फॉर्म के नाम भी मालूम है ना, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। राइट, डी फॉर्म क्या है, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल फॉर्म क्या है, जो लीवो रोटेटरी है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रही है। राइट, तो फॉर्म 3 क्या हो सकता है बच्चों हमारे पास में, फॉर्म 1 और फॉर्म 2 का इक्विमोलर यानी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो मिक्सचर भी हो सकता है। तो उसे क्या होगा बच्चों, तब हम ऐसे किसी
डी और एल फॉर्म यानी डी फॉर्म 50% है और एल फॉर्म भी इसमें 50% है, वो प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे डी फॉर्म तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो शो करना चाहेगी और एल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देंगे। तो मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली एक्टिव है, मॉलिक्यूल तो उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। कॉम्पनसेट करने की वजह से हमारे पास फाइनली नो रोटेशन, कोई भी रोटेशन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, और ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे बच्चों कि रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है या नहीं होता है, तो आप क्या बताएंगे? रेसिमिक मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू ऑप्टिकल फॉर्म्स, यानी इसके अंदर जो फॉर्म्स हैं वो तो ऑप्टिकली एक्टिव है, एक डेक्स्ट्रो घुमा रही है और एक लीवो घुमा रही है, बट फाइनली शोज नो रोटेशन, यानी फाइनली ये कोई भी रोटेशन बच्चों शो नहीं करता है। इसीलिए मैंने कहा था कि एक्सटर्नल रीजन से कभी कभी जो है वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है, यानी उसके अंदर कायरलिटी तो है, उसके अंदर कायरल कार्बन तो है, लेकिन वो 50-50 हो जाने की वजह से फाइनली उस मिक्सचर में से कोई भी रोटेशन दिखाई नहीं देता है। राइट बच्चों, तो ये हमने अगर पूरा स्टोरी देखें बच्चों तो हमारे पास प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ गया कि हम उसको खोल के चेक कर लें कि भाई ये ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा। जिस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होगा वो डेक्स्ट्रो लीवो या रेसिमिक में से कोई एक हो सकता है, और जिसमें नहीं होगा बच्चों वो कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो अब हमारे पास लैब तो है नहीं एग्जाम में, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा तो हम उसका कैसे शो करेंगे बच्चों की ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिखाया था बच्चों, जैसे ब्यूटेन 2 ऑल का था, हमने देख लिया कि इसके अंदर कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, यानी ये डेक्स्ट्रो या लीवो की फॉर्म इसके अंदर होगी। ऐसे ही ये वाले कंपाउंड में कोई भी नॉन ओएसी है, ये कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, तो इसकी कोई फॉर्म ही नहीं होगी और इसका कोई भी ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होगा। राइट बच्चों, तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं और आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। राइट, अब आते हैं बच्चों हम कि हमारी एसएन रिएक्शंस में किस तरीके से इन चीजों को यूज किया गया है। राइट, हमारे पास में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे रेसिमाइजेशन अभी हमने पढ़ लिया। राइट, दूसरा हो गया इसके अंदर इन्वर्जन, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, और तीसरा हो जाता है बच्चों इसके अंदर रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन, और एक और है यू गेट टू नो जस्ट नाउ। देखिए, हाँ तीसरा होता है बच्चों रिटेंशन। राइट, इसका क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखिए, तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है जो बीच में ड्रॉ कर रखा है बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये कायरल कार्बन है या नहीं है। सबसे पहले तो बच्चे यही नहीं देख पाएंगे कि भाई ये कार्बन गया कहाँ। बेटा ये कार्बन है, और जब हम ये वेज एंड सॉर्ट डायग्राम बनाते हैं, यानी कि 3D डायग्राम बनाते हैं, तो इसमें जो सेंटर कार्बन है उसको शो नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, बट आपको कभी भी ये कार्बन दिखाई नहीं देगा जहां पे सारी वैलेंसीज मिल रही है दोस्तों। आपको इमेजिन करना होगा एक कार्बन है वहां, इसका ग्रुप नंबर 1 इसका नाम इथाइल है, ग्रुप नंबर 2 ये हाइड्रोजन हो गया, ग्रुप नंबर 3 ये मिथाइल हो गया, ग्रुप नंबर 4 ये हेलोजन हो गया। एसएन रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों, एसएन रिएक्शंस में हेलोजन को जाना होता है और उसकी जगह पे कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, उस न्यूक्लियोफाइल की जगह इन्होंने यहाँ पे वाई ले रहा है। राइट, तो सबसे पहले ये बताइए बच्चों कि जो कार्बन मैंने सेंटर में बनाया है ये कायरल है या नहीं है। इसमें मिथाइल है, इसमें इथाइल है, हाइड्रोजन है और हेलोजन है, चारों डिफरेंट ग्रुप है तो कायरल कार्बन है ना। तो ये कंपाउंड जो है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसके अंदर कायरल कार्बन है। अब अगर इसमें ये वाई ग्रुप है बच्चों, वो इस तरीके से आता है कि जिधर हेलोजन थी बिल्कुल डिट्टो वहीं आके बैठ गया, यानी इस पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर था बच्चों वो चेंज नहीं हुआ। देखिए, आपको जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है उसका जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी स्पेशियल ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं हुआ है। राइट, जैसा ये आपका सेंट्रल मॉलिक्यूल है वैसे ही ये वाई आके यहाँ पे एक्स की जगह पे बैठ गया और सेम चीज जो है वैसे ही है। इसको हम कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है कि इन दिस रिएक्शन कोई भी स्पेशियल चेंज, स्पेशियल वर्ड बच्चों SPACIAL, स्पेशियल का मतलब होता है स्पेस में, 3D की बात करते हैं हम। राइट, कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा बच्चों ये हो सकता है कि y जो है वो x के बिल्कुल अपोजिट आके बैठ गया। राइट, इसको हम कहते हैं बच्चों इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, जो भी हमारा ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट का ऑप्टिकल रोटेशन उसके बिल्कुल उल्टा होता है। अगर हमारा रिएक्टेंट डी फॉर्म है तो प्रोडक्ट जो है वो उसका एल फॉर्म होता है, यानी कि उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो डिफरेंट हमको दिखाई देता है। अगर ये डी है तो ये एल होगा, और ये अगर एल है तो ये डी हो जाएगा। इसको हम बच्चों कहते हैं इन्वर्जन। राइट, तीसरा है बच्चों कि रिएक्शन से ए और बी दोनों ही बन गए। राइट, यानी कि अगर ये डी था तो डी फॉर्म हमको मिल गया,
और B यानी कि इसका अपोजिट फॉर्म भी मिल गया। तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर हमारे पास 50% D और 50% L होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, राइट। तो हमारे पास जो SN1 SN2 रिएक्शंस है बच्चों, उसमें हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस रिएक्शन में इन्वर्जन और किस में रेसिमिक मिक्सचर बनने वाला है, राइट। तो लेट्स सी बच्चों, क्योंकि फाइनली ये सारा जो हमने पढ़ा है वो इसीलिए पढ़ा है कि SN रिएक्शन में ऑप्टिकल केमिस्ट्री यानी स्टीरियो केमिस्ट्री कहां से आती है। देखिए बच्चों, ये मॉलिक्यूल है आपका, अब तो आपने मैकेनिज्म कई बार पढ़ ली है तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा, राइट। ये बच्चों जो आपका कार्बन है, इसमें जो है चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो ये आपका कायरल कार्बन है, यानी इसमें ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो शो हो सकता है, राइट। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है बच्चों, तो ये सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होता है ये SN1 मैकेनिज्म पे जाएगा या SN2 पे जाएगा। क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, इसमें क्राउडिंग बहुत ज्यादा है बच्चों, तो सबसे पहले ये अपने एक्स से छुटकारा पाएगा और ये मैकेनिज्म जो है वो मोनोमॉलिक्यूलर हो जाएगी, राइट। और स्लो स्टेप में केवल ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये एक कार्बोकैटाइन यानी 3 डिग्री कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो पढ़ा था हमने SN1 मैकेनिज्म में कि ओनली वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द स्लो स्टेप और पहले कार्बोकैटाइन बनेगा। अब इसमें जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लेफ्ट साइड से आए और 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो उसके अपोजिट साइड से आए। दोनों तरीके से बच्चों जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो डी फॉर्म बनता है और एल फॉर्म बनता है, यानी एक में जो है वो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरी डायरेक्शन में होगा। बना लेते हैं बच्चे एक बार, राइट। इसमें आपका H था, CH3 था, C2H5 था और ये आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल। इसमें हो गया H, ये हो गया CH3 और ये हो गया आपका C2H5 और ये आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल। तो आप देखिए बच्चों, एक तरफ तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और एक तरफ ये सामने की डायरेक्शन में है, राइट। कुल मिला के दोनों न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन आए, क्योंकि उसको स्टीरियोकेमिकली जो है ये प्रोबेबिलिटी कार्बोकैटाइन में है कि वो लेफ्ट साइड से भी आ सकता है और राइट साइड से भी आ सकता है। ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। लेकिन बच्चों ये याद रखना, ये सारा डिस्कशन जब भी वैलिड है जब हमारे पास में कायरल कार्बन है। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो किसी भी तरीके का कोई कायरलिटी शो नहीं होगी, राइट बच्चों। तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म में आपको जो है रेसिमिक मिक्सचर मिलने की पूरी संभावना रहती है अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है। दूसरी मैकेनिज्म देख लीजिए बच्चों, ये हमारे पास में एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें ये हाइड्रोजन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राउडिंग कम है, ग्रुप छोटे लगे हैं बच्चों, तो ये क्या करेगा आपका SN2 मैकेनिज्म शो करेगा और न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्टेप 1 में ही जो है वो यूज में आ जाएगा। यानी स्लो स्टेप में ही दोनों रिएक्टेंट यानी आपका हेलोएल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों चीजें आ जाएंगी, इसी की वजह से हम इसको SN2 मैकेनिज्म कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, ये आपका H हो गया, H हो गया, ये आपका मिथाइल हो गया, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, इधर से आ रहा है, और ये आपका X से इधर से जा रहा है। यानी आप एक बात पक्का पक्का समझ लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल और X का डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होने वाला है। यानी हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, अगर आपने X यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट डायरेक्शन के अंदर आएगा, वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा। ये आपका H हो गया, ये आपका CH3 ग्रुप हो गया, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, राइट। और ये आपका बच्चों यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी ये न्यूक्लियोफाइल आपके X के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आया है, तो इसको हम इन्वर्जन कहते हैं, राइट। तो इन्वर्जन किस में होगा, SN2 मैकेनिज्म्स में इन्वर्जन होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल X के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आता है, राइट बच्चों। तो ये SN रिएक्शंस का ऑप्टिकल केमिस्ट्री है, स्टीरियो केमिस्ट्री है, कि जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल की जिसके अंदर कायरल कार्बन है, उसको हम इनैंशियोमर या ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर केवल और केवल स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफर करते हैं अपने ग्रुप के, और उनका बिहेवियर टुवर्ड्स PPL जो है वो डिफरेंट, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट से वो डिफरेंट होते हैं, राइट बच्चों। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं और ये ऑप्टिकल केमिस्ट्री का एकमात्र टॉपिक है, तो इसको अच्छे से तैयार करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।